बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस और आइन के साथ यकजहती के लिए पूरे मुल्क में रैलियों का आगाज़ कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब इस रैली के जो सिलसिला है इसको एक पूरी तहरीक में बदलने की ख्वाहिश रखते हैं और उनका प्लान है कि पूरे मुल्क में एक एहतजाजी तहरीक चलाई जाए। दूसरी तरफ हुकूमत अभी तक सोच रही है कि किस तरीके से इमरान खान साहब को किसी एक नुक्ते पर राज़ी कर लिया जाए जिस नुक्ते पर मुज़ाकरात में डेडलॉक आया है, यानी कि जो मई की शर्त है वो कैसे इमरान खान साहब छोड़ सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि वो अपने 14 मई के फैसले को लेकर नहीं बैठे रहेंगे। तो अब हुकूमत और अदलिया भी आमने सामने नज़र आते हैं, पार्लियामेंट और अदलिया भी आमने सामने नज़र आते हैं। ऐसे में अगर हुकूमत और PTI आपस में मुज़ाकरात में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो मुल्क में सियासी, आइनी और कानूनी बहरान इसी तरीके से जारी रहेगा। इस तमाम सिचुएशन पे भी बात करेंगे। और फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी का जो दौरा था भारत का, जो उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत की है, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। ये तनकीद सोशल मीडिया पे भी हुई है। जो अहम रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उन्होंने बिलावल साहब के भारत जाने को खासा तनकीद का निशाना बनाया है। इसकी क्या वजूहात है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कोशिश कर रही थी मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कि वो इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकराती अमल है उसका हिस्सा बन जाएँ। उसका क्या नतीजा निकला है, ये तमाम गुफ्तगू हम करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दौरा था इसमें कश्मीर के इशू को लेके भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इस पे की जा रही थी, वो भी हम पूछेंगे। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि बिलावल साहब के दौरे को लेके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुसलसल तनकीद कर रही है, उनकी वापसी के बाद भी वो तनकीद जारी है। किस तरह से देखते हैं आप उनकी तनकीद को? देखिए, उनकी तनकीद में दो तीन बातें। एक, वो ये कह रहे हैं जी कि बिलावल साहब को इंडिया नहीं जाना चाहिए था, उनको जी वहां पे उस पे कर लेना चाहिए था, जूम पे, नेट पे जी जूम पे मीटिंग कर लेनी चाहिए थी। ये उनके ख्यालात है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले कहा कि बड़ा अच्छा फैसला है, जाना चाहिए, ये फोरम है, इस पे बातें करनी चाहिए। फिर जब खान साहब ने तनकीद कर दी तो उन्होंने भी यही रास्ता इख्तियार कर लिया, वो भी यू टर्न ले गए। अर्ज ये है कि हम बहुत दफा इसकी वजाहत कर चुके हैं कि बिलावल साहब बुनियादी तौर पे इंडिया नहीं गए, इंडिया की दावत पे नहीं गए, बल्कि वो इंडिया के एक शहर गोवा में जो SCO समिट हो रही थी, वो SCO में शिरकत के लिए गए। वो हो क्योंकि वहां रही थी इसलिए वहीं जाना मकसूद था। और अब वहां पे जो उन्होंने काम किया है रशिया के साथ, चाइना के साथ, दीगर ममालिक के साथ, जो साइड लाइन पे मुज़ाकरात हुए हैं, और उसके बाद वहाँ पे जो प्रस्ताव हुई है, जब फोरम को जो उन्होंने इस्तेमाल किया है टेररिज्म के हवाले से, रीजनल कॉपरेशन के हवाले से और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जिसका शिकार पाकिस्तान है, उस पे बड़ा वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान का फायदा हुआ है। लेकिन एक हैरानकुन बात यह है कि जो ज़बान बीजेपी ने चेयरमैन बिलावल के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के दौरे पे हिंदुस्तान के अंदर इस्तेमाल की है, उनको तो तकलीफ समझ आती है कि चेयरमैन साहब हिंदुस्तान की जो ज्यादतियां हैं, चीरादस्तियां हैं, जो कश्मीर के अंदर उनकी हाई हैंडेडनेस है, उसका जो पोल खोल रहे हैं, उनकी तकलीफ तो समझ आती है। लेकिन ये समझ नहीं आती कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर PTI वही जबान, वही वतीरा क्यों इस्तेमाल कर रही है, जबकि ये पाकिस्तान का फायदा था। और इस पे हिंदुस्तान के अंदर जाना नहीं, हिंदुस्तान के मफादात की बात नहीं, हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं, कोई बायलैटरल नहीं। तो ये एतराज बराए एतराज है, उनको बेचारों को करने दीजिए। सही। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब के साथ हिमायत के लिए और उनके साथ यकजहती के लिए एक तहरीक का आगाज़ किया है। इससे पहले भी पाकिस्तान में एक लॉयर्स मूवमेंट थी, फिर जजेस बहाली तहरीक भी रही है। ये जो आज हो रहा है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस हिमायत से को किस तरीके से आप देखते हैं और कोर्ट पे क्या इसका असर होगा? ये बड़ा अफसोसनाक है, ये बड़ा काबिल मुज़म्मत है
اس لیے کہ سپریم کورٹ کے جج کام صاحبان ہیں, بڑا احترام ہے. واضح طور پہ چیف جسٹس صاحب کے وہاں پہ ڈویژن موجود ہے. کچھ لوگ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہیں جج صاحبان, کچھ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اب خان صاحب اگر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, وہ سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں کر رہے, وہ چیف جسٹس سے کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو جج صاحبان ہیں ان کے ساتھ تو وہ ہیں, جو ان کے ساتھ نہیں ہے ان کے خلاف ہے. تو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور دوسرا, ہاں ہم چیف جسٹس صاحب کے ان کے کچھ ساتھی ججز کے کچھ فیصلوں کا ان کے کچھ وزیروں پہ شاکی ہے, ہمیں اعتراض ہے, شکوے ہیں. اور اب خان صاحب اگر اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں اس ماحول کو, تو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب کی حمایت میں جلوس نکال رہے ہیں, تو کیا ہم ان کے خلاف جلوس نکالنا شروع کریں؟ تو یہ پاکستان کا عدلیہ کا چیف جسٹس کا وقار بلند ہوگا. تو خان صاحب کو بغیر سوچے سمجھے یا سوچے سمجھے وہ پاکستان کے اندر تنازعات کھڑا کرنا چاہتے ہیں, وہ ہر ادارے کے اندر ڈویژن پیدا کرنا چاہتے ہیں. جس طرح انہوں نے سیاست کے اندر اتنی تلخی پیدا کی ہے, انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ہمارے دفاعی اداروں کے اندر تلخیاں پیدا کی ہیں, وہ اب عدلیہ کے اندر بھی یہی عمل کو آپ نے ڈیوائیڈ اس دن کرنا اپنی چاہتے پریس ہیں. کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ کیا ہم بھی اپنے لوگوں کو نکالیں, تو کیا آپ لوگ واقعی کوئی ایسے آپشنز پہ غور کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نہیں, بالکل نہیں تنزیلہ, ایسا نہیں ہے. میں نے تو یہ کہا کہ جو خان صاحب کر رہے ہیں اس کے جواب میں پھر ہم کیا کریں, کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ نہیں, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایک آرگومنٹ تھا نا. جی میں نے کہا خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. میں نے لاجیکلی کہا کہ اس کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ لاجیکلی ہمیں بھی کرنا چاہیے, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, لیکن جو اس کے لاجیکلی کنکلوژن آتا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن اب جو معاملہ ہے اس میں ظاہر ہے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آپ کی جماعت سے ان کا تعلق ہے, اور اسپیکر ظاہر ہے کسٹوڈین ہوتے ہیں ہاؤس کے, وہ کسی جماعت سے تعلق کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے. لیکن بہرحال پی ٹی آئی کی یہ خواہش سامنے آ رہی ہے کہ ان کو واپس پارلیمان میں آنے دیا جائے. ایک کورٹ میں بھی ریمارکس کے مابین ایک بات سامنے آئی تھی کہ یہ دونوں اسمبلیاں ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی, ان کو بحال کر دینا چاہیے. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ ہمارا موقف ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو اس پہ کیا موقف دینا ہے. ہم چاہتے تھے کہ خان صاحب اسمبلیوں سے باہر نہ جائیں. یہ اسمبلیوں کا عمل جو بڑا سنجیدہ عمل ہوتا ہے, یہ گڈے گڈی کا کھیل تو نہیں ہے نا. پہلے بھی میاں صاحب کے دور میں بھی خان صاحب استعفے دے کے بیٹھ گئے, وہ بھی پیپلز پارٹی نے رکوائے تھے, اور اب بھی ہم روک کے بیٹھے رہے کہ ہم ان کو قائل کر سکیں کہ یہ سیاسی نظام پہ اور اسمبلیوں پہ حملہ نہ کریں. لیکن جب وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود توڑنے میں کامیاب ہو گئے, تو پھر اس کے بعد وہ لاجیکل رہتا نہیں تھا, لہٰذا ان کے استعفے قبول کر لیے گئے. اب ان کا واپس آنا ان کے بھی فائدے میں نہیں. اب تو اگلے انتخابات کی تیاری کریں, اب کیا کرنا ہے واپس آ کے. مطلب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی وہ جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں ایک ساتھ الیکشنز کے لیے جو بات ہو رہی ہے اس پہ کوئی نہیں ہے؟ ایک ساتھ الیکشن کے لیے کسی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں 90 دن سے بیونڈ, اس سے پہلے بھی الیکشن ہوئے ہیں, 90 کی دہائی میں بھی ہوئے ہیں, 2008 میں بھی ہوئے ہیں. کوئی چمبے کی بات نہیں ہے, کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوئی تھی, کوئی قانونی ترمیم نہیں ہوئی تھی, بلکہ روٹین میں یہ بزنس ہو گیا تھا. بی بی شہید کی شہادت پہ بھی 5.5 مہینے بعد الیکشن ہوا تھا, اور اس سے پہلے جو ضیاء الحق کے طیارے گرنے پہ بھی 5-6 مہینے بعد انتخاب ہوا تھا. درمیان میں بھی ایک ایسا مدت آئی تھی. تو یہ 2-3 پریزیڈنٹس موجود ہیں, لہٰذا اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. اب عمران خان صاحب ایک بات جو بار بار دہراتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک منٹ رکیے. جی جی, جو آپ نے کہا نا کہ خان صاحب کوئی احتجاجی تحریک چلانا, ان کو اپنے شوق پورے کر چکے ہیں, مزید کر کے دیکھ لیں, اور اس تحریک سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں, تحریکوں سے نہیں. اب تو الیکشن کی تاریخوں سے فائدے کی بات ہے, اس کی طرف چلنا چاہیے, اور اس کے لیے حکومت تیار ہے. لیکن قاہرہ صاحب اب وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ میں تو 2/3 میجورٹی سے واپس آؤں گا. آپ نے دیکھا کہ وہ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر نے جو بات کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ساری کی ساری گیم ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی ہمیشہ کے لیے چیف جسٹس بنا دیا جائے, ایکسٹینشنز دے دی جائیں. اب اتنا اس طرح کا جو ماحول بنا ہوا ہے, اس میں عمران خان صاحب مسلسل اظہار کرتے ہیں اس شک کا کہ آپ لوگ حکومت جو ہے وہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتی 2023 میں. اس میں کوئی صداقت ہے آپ کے کسی اتحادی نے جو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل مفروضہ غلط ہے. یہ خان صاحب کا ایسے ہی ہے جیسے پہلے 35 پینچر تھے, پھر وہ جو امریکی بیانیہ تھا, امریکی سازش تھی, پھر اور بہت کچھ, ان کو قتل کرنے کی سازش, یہ سب بیانیے ان کے جو اسی طرح کے بیانیے یہ ہیں.
اس में कोई सदाकत नहीं। आसिफ जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस और फिर जरदारी साहब ने हामिद मीर साहब के इंटरव्यू में वाज़े तौर पे कैटेगोरिकली ये कह के इस मामले को क्लियर कर दिया कि अक्टूबर से बियॉन्ड जाना हमारे एजेंडा में बिल्कुल हिस्सा नहीं हो सकता, हम उसका हिस्सा नहीं हो सकते। तो वाज़े तौर पे ये बात है। अब फिर भी जो उनको शक है तो शक रखे, हम क्या करें? उनके शकों को मैं क्या करूं? उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो कहते हैं शक का तो हकीम लुकमान के पास कोई इलाज नहीं था, हमारे पास क्या होगा? दूसरी बात यह है कि अगर वो बैठ के बात करना चाहेंगे, बिस्मिल्लाह हम हाजिर हैं। नहीं करना चाहेंगे, उनका रास्ता उनको मुबारक हो। पाकिस्तान अपने रास्ते पे आइन और कानून के मुताबिक जो चलना है उसी पे चलेंगे। आप लोग चाहेंगे कि वो नाअहल हो जाएं क्योंकि उनके ऊपर केसेस हैं और वो कहते हैं कि हुकूमत पूरा जोर लगा रही है कि मुझे तोशा खाना में, फॉरेन फंडिंग में, उनके ऊपर बहुत सारे ज़ाती नोयत के भी केसेस शुरू हो गए। तो इन सारे केसेस पे आपका ज़ाती तौर पे और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जिस तरह की अदालती अनायात उन पे हैं, जिस तरह का उनको कहा और अनकहा रिलीफ मिलता है, आपको कोई गुमान है कि उनके खिलाफ अदालतों को हम इस्तेमाल कर लेंगे? अगर तो इमरान खान साहब का शक ये हो कि हुकूमत किसी इंतजामी हुक्म के तहत उनको ये डिक्लेयर कर लेगी, फिर तो शायद उस पर वजन हो। अगर तो ये हो कि किसी कानूनी तौर पे कानून बना के पार्लिमान के जरिए हम ऐसा कर सकते हैं, तो फिर तो इस बात में कोई सदाकत हो सकती है। और अगर ये काम अदालतों ने करना है तो अदालतों से जिस तरह उनको रिलीफ मिलते हैं, उनको उनका हक भी मिलता है, बल्कि हक से बहुत ज्यादा मिलता है, तो फिर भी आपको कोई शक है? ये खान साहब का ऐसे ही एक लोगों से सिंपैथी लेने का एक नैरेटिव है, इसमें कोई सदाकत नहीं। वो अपने कत्ल की बात भी करते हैं और फिर जिस तरह के वो इल्ज़ामात लगाते हैं तमाम इदारों पे, ऐसे माहौल में अगर आपने इंतखाबात करा लिए, अपनी मर्जी के वक्त पे भी करा लिए, तो उन इंतखाबात के बाद ये सियासी झगड़ा निमटेगा आपके ख्याल में? हाँ, अगर एक दिन इलेक्शन होते हैं और ये फैसला हो जाता है कि मरकज में और सूबों में किस किस ने हुकूमत करनी है, तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। अगर ये स्टैगर होकर अलग अलग मुद्दत में, पंजाब में एक वक्त, खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे वक्त, बाकी मुल्क में तीसरे वक्त इलेक्शन होते, तो फिर सियासी पारा और चढ़ जाता और तसादम बढ़ जाता, वो और नुकसानदेह होता। लेकिन मुझे यकीन है कि इससे बेहतरी आने का इम्कान है। लेकिन खान साहब अगर आने दें तो अगर वो तो कह रहे हैं ना कि मुझे 2/3 अक्सरियत मिली तो मैं मानूंगा, वरना मैं मानूंगा ही नहीं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की थी कि एक नोटिफिकेशन से चीफ जस्टिस साहब को घर भी भेजा जा सकता है। जो इस तरह के ऑप्शंस हैं एडवर्स किस्म के, क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ भी कहीं पर डिस्कस होते हैं? ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो नहीं है, जाहिर है ये हुकूमत की कानूनी स्ट्रेटजी है, तो आप लोग उस पर पार्ट हैं? अच्छा, ऐसा कोई आर्गूमेंट मेरी नज़र से नहीं गुजरा। राना सनाउल्लाह साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। हो सकता है किसी सवाल के जवाब में किसी ने पूछा हो उनसे, हो सकता है कि किसी ने पूछा हो कि जी माजी में जज साहिबान को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल किया गया था, तो क्या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जज निकाले भी जा सकते हैं? तो उसके जवाब में उन्होंने तफन्नुन के लिए कह दिया हो तो कह दिया हो, वरना मेरा ख्याल है संजीदा उन्होंने अपने तौर पर ये बात नहीं की। आप मतलब हुकूमत इस वक्त कोर्ट के खिलाफ कोई ऐसा फैसला करने के मूड में नहीं है या सोच विचार नहीं करती? हम हुकूमत के खिलाफ किसी तरह का फैसला करने के मूड में नहीं है। हमें अदालत का एहतराम करना है। अदालत इस मुल्क के सियासी इस्तेहकाम और निज़ाम के लिए उतनी ज़रूरी है जितने बाकी इदारे हैं, लेकिन हमें ये भी है कि अदालत को अपने दायरा कार के अंदर काम करना है। जो इंग्रेस हो चुका, जो तजावज़ हो चुका, उसको बहरहाल वापस कर देना चाहिए और पार्लियामान का भी एहतराम करना चाहिए। एहतराम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। जी बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आप कह रहे हैं कि अदालत के खिलाफ ऐसा कोई फैसला या कार्रवाई करने की हमारी ख्वाहिश नहीं है। जी अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी सुप्रीम कोर्ट में जो मामलात हैं उन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मारूफ कानूनदान साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब। ब्रेक, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो अपने 14 मई के फैसले को लेकर नहीं बैठे रहेंगे। फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन का इस्तेमाल करेंगे और जो सियासी मामलात हैं वो सियासतदानों पर छोड़ा जाए, इसका उन्होंने फैसला कर लिया है। इससे क्या मुराद ली जानी चाहिए,
सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस हैं और इसी तरीके से हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया था कि एक नोटिफिकेशन के ज़रिए अगर उमर अता बंदयाल साहब बहाल हो सकते हैं तो घर भी जा सकते हैं, वो एक कानूनी नुक्ता था, वो सियासी बयान था या वो धमकी थी। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने जो चीफ जस्टिस साहब के साथ हिमायत के लिए तहरीक का आगाज़ किया है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा पहले से डिवाइडेड कोर्ट के ऊपर, और फिर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि हो नहीं सकते 14 मई को इंतखाबात, बाकी इदारे भी कह रहे हैं, तो फिर कैसे अपने फैसले पे अमल दरामद कराएगी कोर्ट। ये वो मामलात है जी जो हम रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब। इरफान कादर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लगता है कि फंस गया है और सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि हम 14 मई के फैसले को लेकर नहीं बैठे रहेंगे, हम अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन का इस्तेमाल करेंगे। क्या ऑप्शंस आपको लगता है कि मौजूद हैं आइनी तरीके से इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए, जब तमाम इंतज़ामिया के इदारे तकरीबन इनकार कर चुके हैं कि ये मुमकिन नहीं है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस फैसले पे ये अमल दरामद कराना चाह रहे हैं वो फैसला ही आइनी फैसला नहीं है, बल्कि आइन के बिल्कुल मुतसादिम है वो फैसला। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट देगा, इलेक्शन शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट देगा, और जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का उसमें भी ऐसी चीज़ नहीं तहरीर की हुई कि ये तारीख जो है ये सुप्रीम कोर्ट देगा इलेक्शन की, या शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट देगा। बिल्कुल इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले खुद किए, इन्हीं 3 जजेस ने फैसले किए, जिसमें कि कभी इन्होंने कहा कि जी गवर्नर साहब जो है वो तारीख देंगे KPK में, और सदर साहब जो है वो तारीख देंगे पंजाब में, और फिर बाद में उन्होंने खुद तारीख दे दी। तो एक चीज़ जो आइनी है ही नहीं, जो कि आइन से मुबर्रा की है, उसको इम्प्लीमेंट करवा इसलिए भी नहीं सकते कि 4 जजेस ने इन्हीं प्रोसीडिंग्स का जो तसलसल है, जब ये स्टार्ट हुई थी तो 4 जजेस ने कहा था कि ये हम इसमें जाएंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा था कि अदालत का जो फैसला है वो 4-3 से हो गया है, और ये 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजेस ने कहा है, तो उन 4 जजेस को बाईपास कैसे किया जा सकता है। और थोड़ी देर के लिए हम इसमें भी नहीं जाते कि 3 जजेस का फैसला दुरुस्त है कि 4 जजेस का फैसला दुरुस्त है। जिसका भी दुरुस्त है, कम से कम 4 जजेस का फैसला 3 के बरक्स है, और जब तक कि ये अंदरूनी खल्फशार जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता, इसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को ये रिमूव नहीं करते, तब तक मैं समझता हूं कि इस जो 3 जजेस का फैसला है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। लेकिन इरफान कादर साहब, अभी तक तो ज़ाहिर है हुकूमत पेश हो रही है अदालत में, और जो मुज़ाकरात की रिपोर्ट है वो भी जमा करवाई जा रही है, और कोशिश तो यही की जा रही है कि इस फैसले पे नज़रसानी कर ले। लेकिन अदालत ये भी हमें कहती हुई नज़र आई, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हुकूमत ने तो नज़रसानी की दरख्वास्त भी नहीं दायर की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने की है नज़रसानी की दरख्वास्त दायर। तो इस पे आपकी क्या राय है? हुकूमत को करनी चाहिए थी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं करनी चाहिए थी नज़रसानी की दरख्वास्त, क्योंकि 4 जजेस का फैसला बिल्कुल इसके बरक्स है, और तारीख देना चूंकि इलेक्शन कमीशन का काम है, उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो नज़रसानी की दरख्वास्त दाखिल करें। ख़ास तौर पे ये ऑर्डर जो है इसकी मैंने आपको कानूनी हैसियत बता दी है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी इरफान कादर साहब, एक और मामला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो मुज़ाहिर नकवी साहब जो जज हैं उनके खिलाफ रेफरेंस का है, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब की के ऑर्डर में ये तय हो गया था कि जो रेफरेंस है वो सिर्फ सदर जो है वो दाखिल करा सकता है किसी जज के खिलाफ। इस पे आपकी क्या राय है? ये दुरुस्त स्टांस है? क्योंकि जो ज़ाहिर है ईसा साहब के खिलाफ जो ईसा साहब के खिलाफ जो था रेफरेंस, वो हुकूमत की तरफ से सदर ने ही जमा कराया था। ये बिल्कुल गलत बात है। आइन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सदर के थ्रू भी मामला आ सकता है। सिर्फ अगर सदर के थ्रू आएगा तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पाबंद होगी उसको उसकी तफ्तीश करने में या उसकी इंक्वायरी करने में, लेकिन डायरेक्टली भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको टेक अप कर सकती है। अगर डायरेक्टली भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी जज के खिलाफ
कोई फैक्ट्स जो है इंफॉर्मेशन उनके सामने आती है तो वो प्रोसीड कर सकते हैं डायरेक्टली। ज़रूरी नहीं है कि सदर के जरिए, ये आइन में लिखा हुआ, साफ तौर पे लिखा हुआ। और इरफान कादर साहब, अब इसी से जुड़ा हुआ एक मामला था जिसपे राना सौदाला साहब का बयान था और उसको बड़ा लोग जारहाना बयान कह रहे थे, और वो ये था कि जिस तरह से एक नोटिफिकेशन के जरिए उमर अता बंदयाल साहब और इनके बाकी जजेस बहाल हुए थे, उसी तरह ये फारिग भी हो सकते हैं, घर भी जा सकते हैं। तो क्या लीगली वो बात दुरुस्त कर रहे हैं या सिर्फ ये सियासी बयान था? इसकी कोई बैकग्राउंड, इसकी टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं इस बयान को? देखें, ये मामला जो है ना, ये सबसे पहले पाकिस्तान में ये बात मैंने की थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में काफ़ी फैक्ट्स जो है वो मेरे नॉलेज में है। इफ्तिखार चौधरी साहब जब बहाल हुए थे तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हुए थे, और उस वक्त हुए थे जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था कि जिन जजेस ने पीसीओ का ओथ नहीं उठाया अब वो जजेस नहीं रहेंगे। तो उस फैसले के होते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाली उनकी उस वक्त नहीं हो सकती। ये किस कोर्ट ने फैसला दिया था? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था। सही। और सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले थे। एक फैसला था जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने और उन्हीं जजेस ने, इफ्तिखार चौधरी वगैरह ने ये कहा था, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने, जो कि मौजूदा अदलिया के बाबाए अदलिया जिनको हम कह सकते हैं आजकल की अदलिया के, उनका अपना फैसला था कि जब जजेस पीसीओ का ओथ उनको ना दिलाया जाए तो फिर वो जजेस नहीं रहते। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि वो अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बहाली को माना जाए तो फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनको निकाला भी जा सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, तो मैंने कह दिया गलत था जी, क्योंकि वो गलत था, तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस बने थे वो जहां जहां कंसल्टी थे, जो जो जजेस बाद में आए जिसमें कि मौजूदा चीफ जस्टिस भी शामिल है, ये सारी अपॉइंटमेंट सरीहन गलत थी। लेकिन अब चूंकि इतना अरसा गुजर चुका है और उस एक गलत ऑर्डर पे अगर अमल दरामद हो गया है, तो आज के दिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर वो तब, अगर आप थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि चलो जी अब गलत नहीं था, वो हमने उसको मान लिया, तो फिर आज आप कैसे रोक सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नए चीफ जस्टिस की तकर्री को? एक और जो मसला है वो इमरान खान साहब जो हैं वो अदलिया बहाली के लिए तहरीक का उन्होंने आगाज़ किया है, और ये चीफ जस्टिस साहब की हिमायत के लिए ये तहरीक चला रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? एक पहले से डिवाइडेड कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर बड़े सवाल हैं, आप जैसे लोग जो हैं वो बहुत कोर्ट की क्रेडिबिलिटी और इम्पार्शियलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में ये तहरीक कैसे इम्पैक्ट करेगी सारे सिनेरियो को? देखें, कानूनी तौर पे चीफ जस्टिस साहब और ये जो हम ख्याल बेंच है, ये दो जजेस, इनका फैसला इतना कमज़ोर है, इतना वीक है कि इसको ना सिर्फ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, बल्कि मैं तो पिछले एक माह से भी ज़्यादा हो गया ये कह रहा हूँ कि 14 मई को तो कोई इलेक्शन नहीं होंगे। अब तो पाकिस्तान में हर शख्स कह रहा है कि 14 मई को ना इलेक्शन होंगे, ना ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो जब कोई भी अदालत इस तरह के फैसले दे जो कि कानूनी तौर पर इतने कमज़ोर हों, और जब इस तरह के शवाहिद आ जाएं जहाँ पे कि लगे कि उनका जो झुकाव है एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, एक ख़ास सियासी ग्रुप की तरफ है, तो उस सूरत में कानून में तो वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है उस तरह का बेंच। लेकिन जब कानूनी तौर पे इस तरह के बेंचेस कमज़ोर होते हैं तो उनको फिर सियासी बैसाखियों के ऊपर खड़ा किया जाता है। तो अब चूंकि कानूनी हैसियत उनके फैसले की कोई नहीं है और उसमें ये सारे एक्सपोज हुए हैं, तो अब उनको ये सियासी एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, एक सियासी बैसाखी प्रोवाइड की गई है ताकि उनकी जो रही सही साख है उसको बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब हमसे बात करने के लिए। जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है जिसमें अफगानिस्तान के कायम वज़ीर ख़ारजा ने भी शिरकत की है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ चीनी वज़ीर ख़ारजा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस डायलॉग का एजेंडा क्या था और इसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा, खित्ते की सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे आसिफ दुरानी साहब, साबिक सफ़ीर अफ़गान अमूर के माहिर, और उनसे पूछेंगे कि आज
جو پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، یہ مذاکرات ہوئے ہیں، اس سے کیا میسج جاتا ہے دنیا کو اور کس طریقے سے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات پر یہ مذاکرات اثر انداز ہوں گے؟ بہت شکریہ آصف درانی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پاکستان اس وقت ظاہر خطے میں ہوتی جو تبدیلیاں ہیں اور جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں اس میں اپنے کردار کو دیکھ رہا ہے۔ آج جو مذاکرات ہوئے ہیں افغانستان کے، چائنا کے اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان، کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس اسٹریٹجک مذاکرات کو، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ طالبان کی حکومت کو کوئی کامیابی ملنے کا امکان آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، یہ میٹنگ کا ہونا بذات خود ایک ڈیولپمنٹ دونوں ممالک کے درمیان جو ہیں رابطے ہیں چائنا اور پاکستان کے، اور پھر افغانستان جو ہے وہ بھی چائنا اور پاکستان کا نیبر ہے، تو اس لیے اس معاملے میں، اور اس سے پہلے بھی صلاح مشورے ہوتے رہے، تو یہ جو ہے اس دفعہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بیجنگ میں بھی ہو چکا، تو یہ، اور پھر یہ کہ دونوں ممالک جو ہیں افغانستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹس، اور خاص کر اس میں جو بعض ٹیررسٹ گروپس ہیں جو افغانستان کے اندر ہیں، اس سے متاثر ہیں۔ مثلا چائنا جو ہے ETIM جو ہے وہ اس کے بارے میں کنسرنڈ ہے، اور ہمارے لیے TTP جو ہے ایک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ISK جو ہے اسلامک اسٹیٹ خراسان، وہ بھی افغانستان میں ہے، لیکن اس نے پاکستان میں بھی جو ہے بعض آپریشنز کیے ہیں، تو یہ ہمارے لیے سورس آف کنسرن ہے، اور میرے خیال میں اس میں چائنا، پاکستان اور افغانستان کا ایک پیج پہ ہونا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ افغانستان جو خطے میں ممالک ہیں ان کے جو سیکیورٹی خدشات اور تحفظات ہیں اس کو سنجیدہ لے۔ آپ کے خیال میں جو کمٹمنٹس کی تھیں طالبان حکومت نے، وہ کمٹمنٹس پوری کرنے میں ناکامی کیوں ہے، اور ابھی بھی افغانستان کی سرزمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال ہونے کے شواہد ملتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ابھی یہ تو افغانستان میں ابھی 1.5 سال ہوا، 2 سال ہونے کو آ رہا ہے، اگست میں 2 سال ہو جائیں گے۔ ان کے لیے ابھی یہ نیا ڈسپنسیشن ہے طالبان کا۔ طالبان ایز فائٹر تو ٹھیک تھا جب تک، اس وقت تک ان پہ رسپانسبلٹی نہیں تھی، لیکن اب جب حکومت ان کے پاس ہے تو ان کو اپنے ہر سٹیزن کا جو ہے خیال کرنا ہوگا، اس کے علاوہ جو خطے کے ممالک ہے ان کے کنسرنس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ ابھی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ طالبان حکومت جو ہے وہ کس حد تک مؤثر ہے۔ اگرچہ بائی اینڈ لارج جو پیس ہے ملک کے اندر وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، اینڈ اٹس فار بیٹر دین جو اشرف غنی یا حامد کرزئی صاحب کی حکومتیں تھیں ان سے بہت بہتر ہے، لیکن اس میں جو ٹیررزم کا ایشو ہے، خاص کر اسلامک اسٹیٹ خراسان کا، وہ اس کے آپریٹیوز جو ہیں وہ چونکہ طالبان سے ہے جدا ہوئے ہیں یا طالبان کے خلاف ہیں، یا وہ اپنی جو ہے ایک حکومت کام کرنا چاہتے ہیں، تو طالبان کو ڈائریکٹ تھریٹ ہے، تو اس لیے وہ ظاہر ہے طالبان کو بھی ڈیسٹیبلائز کریں گے، اور انہوں نے افغانستان میں جو آپریشن کیے ہیں وہ زیادہ تر مائنورٹیز کے خلاف کیے ہیں، دورانی صاحب تو اس سے وہ کچھ اور بھی افغانستان بڑے کنسرنز ہیں جس کا اظہار شاید نہیں ہوتا اس طرح کے مذاکرات میں، لیکن سمگلنگ ہو رہی ہے۔ پہلے ڈالرز کی سمگلنگ کی بات ہوتی تھی اکراس بارڈر، اور جو ہمارا فینسنگ ہے اس کے باوجود بھی نقل و حرکت ہے اس میں ظاہر ہے جو سیکیورٹی رسک ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو اس ایشو کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، اسمگلنگ تو کبھی بھی بند نہیں ہوئی فرام دا ڈے ون، اور چاہے وہ ایون کمیونسٹ گورنمنٹ جب تھی اس وقت بھی نہیں ہوئی، اور طالبان تو اسمگلنگ کو اسمگلنگ نہیں سمجھتے ہیں، اسے تجارت سمجھتے ہیں، تو اس لیے آپ یہ ہمیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے باتوں کو اس طرح سے مان لیں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو بھی جو ہے اس کو اپنے اقتصاد کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اسمگلنگ وہ ہے کہ جہاں پہ جس چیز کی کمی ہوگی وہاں سامان چلا جائے گا، اس کی ڈیمانڈ ہوگی، تو اب ڈالرز کا بھی اسی طرح ہے۔ افغانستان میں انہوں نے اپنے آپ کو فری پورٹ بنا دیا، اب فری پورٹ کے ہونے کی وجہ سے وہاں تمام آپ کے جو ہے فرٹیلائزر ادھر جا رہا ہے، گندم ڈالر جا رہے ہیں، چینی جا رہی ہے، گندم جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں جا رہی ہیں۔ تاریخ تو ہمارے آفیشلز پہ ہوتی ہے نا کہ وہ بارڈر پہ جو ہم نے ان کو تعینات کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب ایک آخری جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ان مذاکرات میں یہ بھی طے پایا یا اس پہ ڈسکشن ہوا کہ افغانستان کے معاملے پہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش ہوگی اس فورم سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا
راضی ہو جائے گی؟ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے گا اور جو جتنے بھی مالی معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے، یا طالبان کو واقعی کچھ کمٹمنٹس پوری کرنی ہوں گی، بالخصوص جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں اور جس طریقے سے ان کی آؤٹ لک ہے، اگر وہ چینج نہیں ہوتی تو پھر یہ معاملہ ایسے پھنسا رہے گا؟ جہاں تک طالبان کا ریکگنیشن کا تعلق ہے، اس کی ساری ذمہ داری طالبان پہ عائد ہوتی ہے. اس میں پاکستان یا چائنا یا فار دیٹ میٹر کوئی اور ملک جو ہے ان کا کیس پلیڈ نہیں کر سکتا. ان کو اپنی پرفارمنس خود دیکھنی ہوئی، جس میں انکلوسیو گورنمنٹ ہے، اس میں ویمنز رائٹس ہیں، لڑکیوں کے اسکولوں کی اجازت ہے سیکنڈری اسکول کی، وہ ان پہ ہے، وہ طالبان کو پورا کرنا. اور اس سے بڑھ کر یہ طالبان ہی کو کرنا ہے، پاکستان یا کوئی اور ملک ان کے پلیڈ نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ طالبان جو ہے وہ ڈپلومیسی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 20 سال امریکہ سے جنگ کرنے کے بعد انہوں نے ڈپلومیسی کے ذریعے 10 سال کے مذاکرات کے بعد انہوں نے دوحہ کا ایگریمنٹ سائن کیا تھا. تو لہٰذا آپ انہیں جو ہے وہ یہ نادان نہ سمجھیں یا انہیں ان ایکسپیرینس نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے طالبان جو ہے وہ دے نو what is the art of diplomacy اور they are tough negotiators. جی بہت شکریہ آصف درانی صاحب، سابق سفیر اور ماہر افغان امور پہ ہم سے بات کر رہے تھے. جی آج سے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.